लेकिन अगर आपका जो प्रैक्टिकल है वो एग्जाम होता है तो उसमें देखिए जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में या जिस भी सेमेस्टर की आप दे रहे हो परीक्षा, सो उसमें कौन कौन से पेपर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि, और ये आपसे अपेक्षित होता है, इसका उत्तर देना अपेक्षित होता है कि आप सही उत्तर दें, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, उस कोर्स को कर रहे हो, उन पेपर्स को पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको उस पेपर का पूरा नाम नहीं पता है तो ये भी कभी कभी जो है वो मतलब सही संदेश, जो पॉजिटिव मैसेज है वो इससे नहीं पहुंचता है। उससे ये लगता है कि हाँ आप किसी तरह बस पढ़ रहे हो, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। भाई अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पेपर्स का नाम तो पता ही होना चाहिए, कुल पेपर्स कितने हैं। तो कुल पेपर्स आपके जो है वो इसमें 8 हैं। ओके, आप 8 में से 6 के नाम तो अच्छे से बता लोगे। ओके, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, तो ये 6 तो आप बहुत आसानी से बता लोगे। लेकिन जो बचे 2 पेपर हैं आपके, उनके नाम बड़े हैं, जो सैद्धांतिक पेपर हैं, तो आप नाम एक बार देख लीजिएगा। जो पहला सैद्धांतिक पेपर है वो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है। यह आप याद कर लीजिएगा। 3 चीजें हैं इसमें, शैक्षिक मूल्यांकन है, क्रियात्मक शोध है और आपका नवाचार है, जिसको हम इंग्लिश में नवाचार को इनोवेशन कहते हैं, कुछ नया करना। और जो दूसरा आपका सैद्धांतिक पेपर है वो आपका समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। लेकिन समावेशी शिक्षा इसका पूरा नाम नहीं, इसका पूरा नाम है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। ओके, जब समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हम नॉर्मल बच्चों को तो इंक्लूड करेंगे ही, लेकिन जो मुख्य धारा है, शिक्षा की मुख्य धारा से हट गए हैं जो बच्चे, जो मुख्य धारा में नहीं अभी इन्वॉल्व हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हुए शिक्षा प्रदान करना। तो उसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उनको हम कहते हैं। तो उन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, ये आपके पेपर का नाम है, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। ओके, सो ये दोनों चैप्टर्स पे, सॉरी, जो आपके पेपर्स हैं उनके नाम ही अभी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपसे अगर इंटरव्यू में, सॉरी इंटरव्यू करें, साथ जो प्रैक्टिकल होगा वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो आइए जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। निर्देशन एवं परामर्श का संबंध जो है वो बहुत गहरा होता है। ओके, निर्देशन और परामर्श का जो संबंध है वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है या संबंध गहरा होता है। परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन कौन से हैं? परामर्श की जो प्रोसेस है, जो एडवाइस देने की प्रोसेस है या जो काउंसलिंग की, गाइडेंस की प्रोसेस है, उसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं? उपबोध्य, परामर्श के लक्ष्य, परामर्शदाता या उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी है। अब उपबोध्य का क्या मतलब है? जिसको परामर्श दिया जा रहा है। परामर्शदाता, जो परामर्श दे रहा है या परामर्श प्रदान कर रहा है। और परामर्श के लक्ष्य, तो उपर्युक्त तो सभी ऑप्शन आपका जो सही है यहाँ पे वो हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे कथन कारक वाला क्वेश्चन आया हुआ है। कथन यहाँ पे दिया हुआ है, परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है, इसे सामूहिक रूप में संपादित नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? फिर से पढ़िए आप क्वेश्चन। परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है, इसे सामूहिक रूप में संपादित नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो जिसबर्ट का है। ओके, इन्होंने कहा यह है कि परामर्श जो है एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है। सो सही भी है, जहां कई मायनों में ये बात सही भी है कि परामर्श जब आप प्रोवाइड कराते हो तो किसी एक बच्चे को अच्छे से आप परामर्श प्रोवाइड कराते हो, उसकी सारी जो पारिवारिक स्थिति है, जो उसका सामाजिक मानसिक स्थिति है, या जो पर्यावरणीय स्थिति है आसपास की, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए आप उसको परामर्श या एडवाइस प्रोवाइड कराते हो। लेकिन जब हम इसी चीज को सामूहिक रूप से करने लगेंगे, मान लीजिए हम 50 ज्यादा बोल रहा हूँ, मान लीजिए हम 20 बच्चों को एक साथ बैठा के परामर्श प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 20 बच्चों में हम सब बच्चों के बारे में अच्छे से नहीं जानते होंगे। सब बच्चे किस लेवल के हैं, उनका क्या मानसिक स्तर है, क्या उनका शारीरिक स्तर है, क्या उनका बौद्धिक स्तर है, क्या उनका पारिवारिक स्तर है, क्या उनके वातावरण का स्तर है। सो इन सब चीजों को जब हम ज्यादा बच्चों को समूह में परामर्श दे रहे होंगे, तो ये चांसेस ज्यादा हैं कि हम उन बच्चे के बारे में, उन बच्चों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं रखते होंगे। लेकिन यही जब परामर्श या गाइडेंस है, जब हम किसी इंडिविजुअल बच्चे को, किसी एक बच्चे को दे रहे होते हैं, सो हम उस बच्चे का पूरा एनालिसिस करते हैं। पहले हम उसका जो उसकी पृष्ठभूमि है,
सब तरह की पृष्ठभूमि, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, हर तरह की पृष्ठभूमि का आकलन करके तब उसको हम उचित सलाह या उचित परामर्श का प्रदान करते हैं। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है, इसे सामूहिक रूप में संपादित नहीं किया जा सकता। सो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो जिसबर्ट का है। ओके, सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल फिर यहाँ पे आ गया है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये 90 से 110 आईक्यू लेवल वाले बच्चे जो है वो सामान्य स्तर के होते हैं। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? फिर स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया है, देखिए हेविट ने जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको दुर्लभ गुणों वाला बच्चा भी बताया है। ओके, अब इस तरह के जो कथन वाले क्वेश्चन है कि किसने ये कथन कहा है, सो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। आप 2-3 बार पढ़िए, फिर कुछ किसी तरह से याद करिए, क्योंकि याद तो आपको करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बच्चों के लिए या बालकों के लिए योजनाएं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सो उन्हें हम एनजीओ कहते हैं। एनजीओ को इंग्लिश में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी को हम हिंदी में गैर सरकारी संगठन या शॉर्ट फॉर्म में एनजीओ कहते हैं। ओके, वो जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, तरह तरह की शिक्षण विधियां बताते हैं, उसके द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। ओके, जो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है वह व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो स्ट्रैंगर का है। ओके, उचित कार्यक्रमों का वर्णन करके उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करना, यह कथन स्ट्रैंगर का है। निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गाइडेंस है, जो डायरेक्शन है, निर्देशन है, उसमें औपचारिक जो फॉर्मल मेथड्स हैं, जो फॉर्मल मीडियम्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, व्यावसायिक निर्देशन का महत्व क्या है? जो वोकेशनल या जिसको हम कहते हैं वोकेशनल जो डायरेक्शन है उसका महत्व क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। सो व्यावसायिक निर्देशन का जो सबसे ज्यादा महत्व है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, क्योंकि जब हम बच्चे को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कराते हैं सो वो अच्छी शिक्षा अर्जित करके एक अच्छे व्यवसाय का चयन कर सकता है, अपनी रोजी रोटी जीविकोपार्जन के लिए एक अच्छे रोजगार को तलाश सकता है, अच्छे व्यापार को शुरुआत कर सकता है। ओके, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का प्रावधान कैसा होना चाहिए? विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, मुख्य धारा या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि जो विशिष्ट बच्चे हैं या जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जब भी हम किसी विशिष्ट तरह के बच्चे की बात करेंगे तो उसको हम मुख्य धारा में जरूर जोड़ेंगे, अदरवाइज वो फिर हीन भावना उसमें पनपेगी कि मुझमें ये दोष है, इस वजह से मुझे जो मुख्य धारा है या जो मेन स्ट्रीम शिक्षा की धारा है उससे अलग कर दिया गया है। उसको विशिष्ट शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर वो सामान्य बच्चों की साथ शिक्षा प्रदान करेंगे लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें कोई कमी रह जा रही है, उसको सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको हम अलग से विशिष्ट शिक्षा की भी व्यवस्था कर देंगे। समन्वित शिक्षा, समन्वित का मतलब है सबको समाहित करते हुए शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे फिर उसमें किसी तरह की हीन भावना का प्रादुर्भाव न हो, जिससे उसको ये न लगे कि मैं चूंकि एक दृष्टिबाधित बच्चा हूं इसलिए मुझे एकांत में या अलग विद्यालय में बैठा के या अलग कहीं पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, मुख्य धारा, उपरोक्त सभी, ये दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उदय कब हुआ? वह मानवीकरण की। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय कब हुआ? मानवीकरण की नीति, मानवीकरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार कौन कौन से हैं? विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार जो है पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन बता चुका हूं, शारीरिक, मानसिक और आवेगात्मक, ये तीनों हैं आपके। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, जो अच्छा निर्देशन होता है वह बाल केंद्रित होता है। देखिए अब क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं, वही मैं कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेंगे सो आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा।
परामर्श समिति लेते हैं निर्देशन कार्य में, निर्देशन प्रदाता बनाने में, निर्देशन समिति में। जो माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य किसमें भाग लेते हैं? डायरेक्शन के काम में, निर्देशन प्रदाता बनाने में और निर्देशन समिति बनाने में। सो उपयुक्त तो सभी आपका यहाँ हो जाएगा। निर्देशन के साथ क्या आवश्यक है? निर्देशन के साथ जो है वह परामर्श भी आवश्यक है। ओके, ऑप्शन आपके और दिए हुए हैं कि मार्गदर्शन, व्यावसायिक निर्देशन या इनमें से कोई भी है। सो परामर्श है, जो निर्देशन और परामर्श की प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली, अभी पहले ही हमने डिस्कस किया कि निर्देशन और परामर्श की जो संबंध है उन दोनों के बीच का, वह गहन संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? सो परामर्श की जो प्रक्रिया है क्या है, उसके मुख्य अंग परामर्शदाता के लक्ष्य, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य व सेवार्थी। ओके, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। परामर्श के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? जो परामर्श के मुख्य उद्देश्य आपके आत्मज्ञान, उसको हम कहते हैं सामाजिक सामंजस्य, जिसको हम सामाजिक सामंजस्य ही आप रखिए। ओके, आत्म स्वीकृति, ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो ये आपके उपर्युक्त सभी जो आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य और आत्म स्वीकृति, या तीनों आपके परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आया हुआ है यहाँ पे, इलाहाबाद में स्थित है। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, ये वीडियो अगर आपने 2-3 देखे होंगे तो आपको एक क्वेश्चन तो ये याद ही हो गया होगा कि मनोविज्ञान शाला जो है वह इलाहाबाद में स्थित है। मंडलीय मनोविज्ञान के केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो जो मंडल लेवल पे जो 10 है। ओके, मैं बता दूं आपको, आगरा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद तो आपका मतलब पे स्टेट लेवल पे हो गया। और आप केंद्र है यहाँ पे। निरीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो निरीक्षण के प्रकार 3 तरह के हैं। जब हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको यहाँ पे इसके बारे में भी बताएंगे। ओके, और क्वेश्चन देखिए इसमें जो दिए हुए मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वह 140 होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वह 140 होती है टर्मैन के अनुसार। बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो देखिए यहाँ पे बहुत, ये आप बाकी टीईटी, सीटी, आपके सुपर टीईटी के लिए इक्वल है। लब्धि निकालने का सूत्र है IQ बराबर होता है आपकी बच्चे की जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली है 140 जो IQ लेवल। है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, वुंट ने की थी। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? सो स्टैनफोर्ड वो अमेरिका। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा है वह मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। अगर वह नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य शिक्षा को ग्रहण करने में उनको कठिनाइयां हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, तो उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपना जीविकोपार्जन अच्छी तरीके से कर सके। ओके, तो ये कुछ और क्वेश्चन हुए आपके
जो समावेशी शिक्षा वाला आपका सैद्धांतिक पेपर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए, और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, और जो सब्जेक्ट्स में है इसमें भी एक वीडियो बचा हुआ है, पहले हम वो वीडियो डिस्कस कर देंगे, फिर आपके और भी सब्जेक्ट्स में जैसे आपका विज्ञान का क्वेश्चन हो गए या हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के डिस्कस कर चुके हैं, विज्ञान के डिस्कस करेंगे, फिर हम संस्कृत के डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।